वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे लास्ट टॉपिक, द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। फ्रांस में स्लेवरी शुरू होती है 17वीं सेंचुरी में। जैकोबिन का जो रिजाइम था, यानी जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे, इन्होंने कोशिश की कि जो स्लेवरी है इसको ख़त्म कर सकें, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। कॉलोनीज इन कैरेबियन, अब फ्रांस की कुछ कॉलोनीज थी कैरेबियन में, मार्टिनिक, ग्वाडलोप, सैन डोमिंगो, ये कुछ कॉलोनीज हैं फ्रांस की। सप्लायर ऑफ कमोडिटीज़ लाइक टबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी, इस टाइप की कुछ कमोडिटीज़ को सप्लाई करते थे ये लोग। अब जैसे हमने पढ़ा कि ट्रेड करते थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, जो थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास लोग थे, वो ट्रेड करते थे। तो वो ट्रेड क्या करते थे? वो यही सब करते थे। यूरोपियंस बाहर जाकर काम नहीं करना चाहते थे। अब जो यूरोप था वो बाहर जाके बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते थे। इन लोगों ने कॉलोनीज़ तो बना रखी थी, लेकिन फ्रांस के लोग जो हैं, यूरोप में जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लोग अब बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहते थे और काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कोई भी अनफेमिलियर जगह पर जाके काम नहीं करना चाहता है। यूरोप, अमेरिका एंड अफ्रीका में ट्रायंगुलर ट्रेड होता था। जैसे कि यहाँ पर हम समझते हैं कि यूरोप यहाँ है, अफ्रीका यहाँ है और अमेरिका यहाँ है। तो यूरोप के लोग अफ्रीका से स्लेव्स उठाकर अमेरिका में ले जाकर खेती करवाते थे, या फिर ये कॉफ़ी, शुगर, टी, इन सारी चीज़ों का ट्रेड करवाते थे। काम मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो लेबर होता है वो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। तो इंडिया जैसी कंट्रीज से, अफ्रीका जैसे देशों से, जहाँ पे लोगों को किसी से कोई मतलब ही नहीं होता है, जैसे अफ्रीका में क्या होता है, ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब के कुछ मुखिया होते हैं। तो इस तरीके से होता है, जंगल में रहने वाले लोग, इन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसी जगहों से लोग उठा उठा के ले जाते हैं। जो लोग कमज़ोर हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, तो उनके ऊपर तो लोग हावी हो ही जाते हैं। अब ये यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में ट्रायंगुलर ट्रेड चलता था। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ बोर्डियूक्स और नांतेस टू अफ्रीका। ये बोर्डियूक्स और नांतेस जो है वहाँ का एक पोर्ट है, अफ्रीका की तरफ सेल करते थे, मतलब अफ्रीका की तरफ जाते थे, अफ्रीकन कोस्ट में। बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफ्टेन्स, यानी वहाँ के जो लोकल चीफ्टेन्स होते थे ना, मुखिया, जो वहाँ के कुछ कुछ ग्रुप्स होते हैं ट्राइब्स में, तो उनके जो चीफ्टेन्स होते थे उनसे खरीदते थे स्लेव्स। यानी इंसानों का ट्रेड एकदम जानवरों की तरह किया जाता था। ब्रांडेड एंड सैकल्ड, अब इन्हें क्या किया जाएगा? ब्रांडेड यानी इनके ऊपर थप्पा लगाया जाता था कि ये लो, हमने तुम्हें खरीद लिया। एंड सेकंड, इन्हें बांध दिया जाता था, इनके हाथ पैर को। टाइटली पैक्ड इनटू शिप्स, 3 months लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक एंड टू कैरेबियन। अब इनको बेचारों को पैक करके शिप्स में हाथ पैर बांध के 3-3 महीने लंबा सफ़र अटलांटिक से कैरेबियन तक का होता था। बिल्कुल इनके साथ जानवरों की तरह सलूक, खाना नाम मात्र कि बस जिंदा रह सकें और काम कर सकें। वहाँ प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिए जाते थे। अब ये जो इंसान पकड़ के ले जाते थे जानवरों की तरह ये भर के शिप में, वहाँ पे जो प्लांटेशन ओनर्स होते थे उनको बेच देते थे। नेशनल असेंबली जो बनी थी उनको मारने के बाद, लुइस 16 को, तो इन्होंने डिस्कशन किया था कि जो स्लेवरी है इसको ख़त्म करना चाहिए, लेकिन कोई भी लॉज नहीं बन पाए थे इसके लिए। कन्वेंशन मेड लॉज बट आफ्टर सम टाइम एंडेड अप, कुछ टाइम बाद जो कन्वेंशन था उन्होंने क्या किया कि लॉज को बनाया, बट कुछ ही वक्त के बाद ये ख़त्म हो गया। नेपोलियन अगेन स्टार्टेड स्लेवरी। अब जब ये जो 5 मेंबर्स वाली एक डायरेक्टरी वाली जो गवर्नमेंट थी ये ख़त्म हुई, नेपोलियन ने कहा मैं यहाँ का राजा हूँ। एकदम से मिलिट्री डिक्टेटर था ये, इसने तख्ता पलट कर दिया, सरकार अपने हाथ में ले ली। और फिर इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, स्लेवरी तो चलना चाहिए, स्लेवरी नहीं चलेगा तो व्यापार कैसे होगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा, ऐसी सारी सोच थी इनकी। फिर इनको वाटरलू के जो लड़ाई हुई 1815 में,
उसमें इनको कैदी बना के एक आइलैंड पे छोड़ दिया गया। फिर वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना गंदा था कि ये सरवाइव नहीं कर पाए, 5-6 साल वहाँ पे सरवाइव कर पाए, उसके बाद इनकी मौत हो गई नेपोलियन की। फाइनली अबॉलिश्ड इन 1848 इन फ्रेंच कॉलोनीज। अब ये जो स्लेवरी है इसको 1848 में ख़त्म किया गया, और इन्हें ये जो अफ्रीका से लेके जाते थे इनको निग्रोस बोलते थे, इंडिजीनियस पीपल ऑफ अफ्रीका। तो यहीं पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, और इसके कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिन्हें अभी हम देख लेंगे कि ये कौन कौन सी चीज़ें। पिक्चर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एग्ज़ाम में पिक्चर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये जो पिक्चर है सबसे पहले पेज पे ये चैप्टर स्टार्ट होते ये पिक्चर आती है, ये है बेस्टाइल की जेल। यहाँ पे जो डिमोलिशन हुआ है उसके बाद की ये तस्वीर है, और आर्टिस्ट, किसी भी आर्टिस्ट का नाम नहीं दिया हुआ है, उन्होंने ये पिक्चर को बनाया है। दूसरी पिक्चर है ये जो है यहाँ पे देखिए, द नोबल मैन इज स्पाइडर एंड द पीजेंट फ्लाई। ये जो हमने पढ़ा था कि जो नोबल मैन होते थे वो स्पाइडर की तरह होते थे, और जो पीजेंट होते थे वो मक्खियों की तरह इनके जाल में फंस जाते थे। तो ये बेचारा, ये गरीब आदमी पीजेंट है, किसान है, ये देख लीजिए, ये एक पोटली है इसके हाथ में, हो सकता है इसमें पैसे, पोटली में पैसे होंगे, और ये सब्जियां हैं ले रखी इसने, ये अनाज है, ये जो भी इसने उगाया है, जो भी चीज़ें इसने कमाई हैं वो ये लेकर गया है एकदम झुके हुए कंधों के साथ, एकदम वीक बन के, कमज़ोर बन के। ये जो बिल्कुल कैप पहने हुए हैं एकदम, ये ब्रीचेस, नी ब्रीचेस जो हमने देखा था, ये सब एकदम अलग तरीके से ड्रेस्ड अप हैं, एकदम स्टाइलिश बन के इन्होंने ये बैठे हुए हैं, और ये यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं जो भी है। द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट, मनी, सैलेड। The fat lord sits there ready to accept it all. He does not even care to graze with him with a look. अब ये क्या है, बेचारा जो कुछ भी इसने कमाया है सब कुछ लेके इनके पास पहुंच गया है, लेकिन इनके पास इतनी सी दया नहीं है कि उसको एक अच्छी निगाह से ये देख सकें। The more the devil has, the more he wants. अब जितना ही एक डेविल, एक राक्षस से कंपेयर किया गया है इस नोबल मैन को, जितना ही इनको दिया जाता है उनके लिए उतने ही कम पड़ जाती हैं चीज़ें। द नोबल मैन इज द स्पाइडर एंड द पीजेंट्स फ्लाई। जो पहले हमने पढ़ा है, नोबल मैन स्पाइडर है और ये पीजेंट्स जो हैं वो फ्लाई हैं। ये है टेनिस कोर्ट में जो ओथ ले रहे थे लोग। इस पेंटिंग को इस इंटेंशन से बनाया गया है कि ये नेशनल असेंबली में टांगी जाएगी, तो मतलब इसको हैंग कर देंगे नेशनल असेंबली में, तो इस इंटेंशन से बनाया गया था। लोग जो थे नेशनल असेंबली के वो लोग यहाँ पे ओथ ले रहे हैं। और ये पेंटिंग किसने बनाई है? जैक्यूज लोइस डेविड ने बनाई है। अब यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है जो द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट ली बर्बियर। ली बर्बियर ने इसको बनाया है इन 1790, मतलब 1790 में ली बर्बियर ने बनाया। द फिगर ऑन द राइट रिप्रेजेंट्स द फ्रांस। फिगर ऑन द राइट रिप्रेजेंट्स द फ्रांस। अभी हम ध्यान से देखें, जो फ्रांस का जो झंडा होता है उसको 3 कलर्स में होता है, वो पहला रेड, दूसरा वाइट एंड तीसरा ब्लू। तो ये फ्रांस को मतलब डिपिक्ट कर रहा है, फ्रांस को दिखा रहा है कि मतलब ये फ्रांस है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? फ्रांस को। यानी रेड ऊपर शर्ट है और इसने जो बाजू मोड़ रखी है ये वाइट और ये ब्लू। और इधर लेफ्ट में जो है सिंबलाइजेस लॉ, ये सिंबलाइज करता है कानून को। जैसे हमारे यहाँ कानून की देवी होती हैं, ऐसे आंखों पे पट्टी लगी होती है, तराजू लेके खड़ी होती हैं, तो कुछ इस तरह। अब यहाँ पर एक ये ब्रोकन चेन है। चेन्स वर यूज्ड टू फेटर स्लेव्स। अ ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। जो चेन्स होती हैं वो यूजुअली जो स्लेव्स होते हैं उनको बांधने के लिए, उनको लगाने के लिए होती हैं। लेकिन अब ये जो टूटी हुई चेन है ये क्या बता रही है कि ये एक ऐसा एक्ट शो कर रही है, मतलब
ये स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, मतलब अब हम आज़ाद हैं, जो फ्रांस के लोग हैं वो आज़ाद हैं। दूसरी ये पिक्चर है बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस। वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन, कोई भी एक लकड़ी जो होती है, एक रॉड है या एक लकड़ी, हमारे यहाँ बोलते हैं एक लकड़ी को कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन गट्ठरों को, जो लकड़ी के गट्ठर होते हैं, उनको नहीं तोड़ सकता। तो ये क्या है, ये जो बंडल है ये स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेंथ और यूनिटी को दिखा रहा है यहाँ पर। द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल seeing eye stands for knowledge. The rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. अब यहाँ पे ये आँख बनी हुई है और ये ऐसे रेज निकली हुई है इधर उधर से, जैसे सन होता है ना उसकी रेज हम बनाते हैं, वैसे है ये। तो ये क्या कर रहा है, नॉलेज को दिखा रहा है कि मतलब जो ये रेज हैं सन की, उसके उजाले ने जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, उसको दूर कर दिया है। ये स्केप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। स्नेक बिटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ इटर्निटी। अ रिंग हैज नीदर बिगिनिंग नॉर एंड, मतलब ये सांप है, ये खुद की पूंछ को खा रहा है, मतलब ये एकदम रिंग बन गया है। अब इसका ना ही एंड है ना ही स्टार्ट है। ये है रेड फ्राइजन कैप, जो कि जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे, जो लोग थे, वो पहनते थे रेड कलर की कैप। कैप वोर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, मतलब जो एक ऐसा स्लेव जो कि अब आज़ाद हो चुका है वो ये कैप पहनता है। ब्लू रेड एंड वाइट, पीछे मैंने बताया ना कि ब्लू रेड एंड वाइट ये नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस हैं, तो ये इसको डिपिक्ट करता है। द विंग्ड वुमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, जैसे पीछे मैंने बताया हमारी कानून की देवी होती हैं, वैसे ये विंग्ड वुमेन जो है ये भी लॉ को रिप्रेजेंट करती है। द लॉ टैबलेट, ये लॉ टैबलेट है। द लॉ टैबलेट इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, मतलब जो लॉ टैबलेट है इस पे 17 आर्टिकल्स टोटल लिखे हुए हैं और सभी लोग, जो सब लोग हैं वो इक्वल हैं लॉ के सामने। तो इसी के साथ हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर है ये पूरी तरह कंप्लीट होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको सारे जो वीडियोस हैं वो पसंद आए होंगे और सभी वीडियोस को आप लोग जाके देख सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू।